हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें हम आपका एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है MAEC 507 उसका मैं आपके साथ दिसंबर 2024 का पेपर डिस्कस कर रही थी। सेक्शन ए हो चुका था। सेक्शन बी में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो उसके साथ मैं आपके साथ जो क्वेश्चन 1 है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन 2 हमें ये पूछा गया था कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये जो नवीन कृषि नीति थी उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है वो आज हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने जो ये न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको वो तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो आपकी जो न्यू एग्रीकल्चर ये पॉलिसी है वो उसको 2000 में उन्होंने इसको अनाउंस किया था। उनका एम इसमें यही था कि हम सस्टेनेबल और एक इक्विटेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके हमारी कंट्री में। ठीक है, सस्टेनेबल भी हो और इक्विटेबल भी। मेन एम उनका ये था कि एक सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके हमारी कंट्री में। ये उनका मेन एम था। जो आपकी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में आई थी उसका मेन एम यही था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि क्या आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपकी जो आपकी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी 2000 की, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहले तो आपकी पॉलिसी कैसी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी थी। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि हमें अचीव करना मोर देन 4% एनुअल ग्रोथ रेट किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके लिए हमें अपने संसाधन और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उनका अच्छे से यूज करके। ठीक है, दूसरा ये था कि हमें एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाना है। जस्ट हमें फूड ग्रेन्स पे ही फोकस नहीं करना, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन मतलब वेराइटी लाने के लिए हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, डायरी हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, इन सब पे भी क्या बोलते हैं फोकस करना है। फिर प्राइवेट सेक्टर का इंकरेजमेंट, कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके आपका एग्रीकल्चर रिसर्च में, मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देखो मेन एम यही था कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी उसमें मतलब पार्टिसिपेट करेगी तो और भी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी आपका किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। और यही इस पॉलिसी का मेन एम था कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री इंडिया में। एक और जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन्होंने प्राइस प्रोटेक्शन दी किसको, किसानों को। जो कौन सा प्राइस था आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ताकि हम स्ट्रेंथिंग कर सके किस चीज को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को। फिफ्थ आपका था एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये जो आपकी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी 2000 का, इसने आपका किस चीज को फॉलो किया, एग्रीकल्चर पॉलिसी सपोर्ट्स की रिमूवल कर सके हम जो ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगी रहती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके की अगर रोक वगैरह है उसको हटा के हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ताकि हम अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सके, विदेशी मुद्रा को भी हम अर्न कर सके। फिर इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया। ठीक है, देखो सस्टेनेबल का हमारे मतलब ऐसे विकास से होता है जिसमें हम लंबे समय के बारे में सोच रहे होते हैं। भी बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है कि आप शॉर्टकट अपना के इमीडिएट फायदा तो ले सकते हो, बट अगर आप सस्टेनेबल की बात कर रहे हो तो आप इस तरीके से सोचते हो कि सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट जिसमें हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते हैं और अपने वातावरण को नुकसान न बिना पहुंचाए हम किस तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, किस पे फोकस किया, emphasis on the conservation of soil, water, biodiversity, ठीक है, इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए। ये जो है आपका टर्म यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी है। तो बस मेन इस पॉइंट में आपको यही समझना है सिक्स में कि इन्होंने किस पे फोकस किया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, और सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज किया किसके लिए, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। 7 आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी चाहते हैं, इन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे फोकस किया, सच एज इरिगेशन, अच्छी रोड, अच्छे स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केट्स हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब पे इन्होंने फोकस किया। एक आप इसमें 8 पॉइंट ये लिख सकते हैं आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें ये है आपका कि इन्होंने इंश्योर किया कि सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो अफोर्डेबल प्राइस पे सारे सिटीजन्स के लिए, स्पेशली चाहे वो पुअर हो या ऐसे लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं उस चीज से, ठीक है, उनके लिए मतलब एक सही प्राइस पे आपका ये जो है फूड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो इसमें हमने जाना कि जो हमारी जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी 2000 में, उसका मेन एम क्या था और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो हमने इसमें जाना। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देखो तो एट लास्ट हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, कि कृषि की जो नई नीति आई थी, वो कैसी थी आपकी, ग्रोथ ओरिएंटेड। ठीक है, उसने कृषि सेक्टर के ग्रोथ पे फोकस किया। वो आपकी नीति मार्केट फ्रेंडली नीति थी। ठीक है, फार्मर प्रोटेक्टिव, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, मतलब वही जो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े वही है, जिसका फोकस किस पे था कि सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो विद फूड सिक्योरिटी। तो ये हमारी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। क्वेश्चन थर्ड ये पूछा गया था सेक्शन बी में कि व्हाट आर द रेमेडीज फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कृषि वितरण को उन्नत करने के लिए क्या उपाय है। ठीक है, तो हमें इसमें रेमेडीज बतानी है जिससे हम जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एडवांस कर सके, बढ़िया बना सके, उसी चीज को हमें बताना है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कृषि वितरण को सुधारने के मुख्य उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो कृषि वितरण होता है उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं। ठीक है, कृषि वितरण को सुधारने के मुख्य उपाय हमें इसमें बताने हैं। ठीक है, कि क्या रेमेडीज है जिससे हम एडवांसमेंट कर सकते हैं किसमें, आपके एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, पहले आंसर पे मेन जाने से पहले इन शॉर्ट थोड़ा जान लेते हैं कि देखो कृषि वितरण या आपको एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे मार्केट की व्यवस्था है उसको हमें सुधारने की जरूरत है। जो हम स्टोरेज वेयर हाउसेस करते हैं वो अच्छा हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, गवर्नमेंट की तरीके से हेल्प किया जाए, जो फार्मर्स हो उसको मार्केट की नॉलेज हो, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हो। ठीक है, तो इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को एडवांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन करके जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें ये है कि इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपना मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, कि हमारे पास वेल रेगुलेटेड मार्केट हो और जो मिडिल मैन वगैरह उनको एलिमिनेट करो, ताकि जो फार्मर है उसको एक फेयर प्राइजेस मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि एक स्टेब्लिशमेंट करना चाहिए रेगुलेटेड मार्केट्स का, और जो बीच में मिडिल मैन आते हैं उनको एलिमिनेट करना, ताकि फार्मर को एक अच्छा प्राइस मिल सके। ठीक है, अपने गुड्स फसलों के लिए, गुड्स के लिए। ठीक है, सेकंड आपका इसमें ये है कि हमें आपके स्टोरेज वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है उसका एक्सपेंशन करना चाहिए, कि अच्छे गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज जो है उनको उपलब्ध कराया जाए, कि भाई उन्होंने फसल वगैरह काट दी उसके बाद जरूरी भी तो उसको अच्छे से स्टोर वगैरह किया जाए। अगर उसको संभाल के नहीं रखा जाएगा तो उसको बारिश से या मतलब चूहों के द्वारा खराब भी तो किया जा सकता है, बहुत तरीके से खराब हो सकती है वो। तो अगर मतलब आपकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है तो उसके बाद उसको अच्छे से स्टोर कर दिया जाए। इसमें आपका ये है कि मॉडर्न गोडाउन्स हो गए या कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस उपलब्ध कराया जाए,
ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि फसल को काटने के बाद कोई लॉस ना हो। थर्ड आपका इसमें है कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो इसमें आपका यही है कि रूरल रोड वगैरह अच्छे से डेवलप हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, ताकि हम गाँव को भी क्या बोलते हैं शहरों से बाजारों से कनेक्ट कर सके। यहाँ पर ये मार्केट है आपकी, ठीक है, यहाँ पर MAR आ जाएगा ये। फोर्थ आपका इस पे पॉइंट है कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। देखो इसमें यही है कि फार्मर्स को क्या करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए कोऑपरेटिव, ठीक है, सोसाइटीज वगैरह होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है, ताकि जो उनको मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर होंगी तो उनको मतलब ये होगा कि अच्छी प्राइस भी दिलाएगा उनकी फसल के लिए, उनके मतलब गुड्स वगैरह जो फसल वगैरह होती है अनाज उनको बेचने में मदद करेगा। इसके अलावा ये होगा कि मिडिल मैन से उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। परचेसिंग टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये है कि फार्मर्स को समय पे जो है मार्केट की सूचना मिलनी चाहिए, प्राइस के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, ठीक है, तो इसमें यही है, ये आपका ICT है, मोबाइल ऐप एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू उनको समय पे सूचना मिलनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग कि भी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या डिमांड है, इन सब के रिगार्डिंग। फिर सिक्स ये है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उनको कि जो फार्मर्स है उनकी क्रॉप्स वगैरह को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेना चाहिए, ताकि वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, अगर मतलब प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस होता है फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से उनको उपलब्ध कराना चाहिए। फिर सेवंथ इसमें जो पॉइंट है कि हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, कि प्रमोट करना चाहिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को नियर प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है, ताकि वैल्यू एडिशन हो सके और रिड्यूसिंग वेस्ट। तो मतलब इसमें आपके पॉइंट में यही है कि जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। देखो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे जो कपड़ा उद्योग होता है, ठीक है, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इसमें आ जाती है, शुगर इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, राइस मिल हो गई, ऑयल मिल्स हो गई, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हमें इंक्रीज करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को कि इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करना चाहिए। डेयरी इंडस्ट्री आपकी, पेपर इंडस्ट्री, ये सब आपकी कैसी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और एक और पॉइंट जो हम रेमेडीज में लिख सकते हैं, ये हम किस चीज की रेमेडीज पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका एग्रीकल्चर वो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का उसको एडवांस कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप 8 पॉइंट में लिख सकते हैं क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटीज, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको चीप और इजी एग्रीकल्चर क्रेडिट किसको उपलब्ध करानी चाहिए, फार्मर्स को, ठीक है भाई, क्योंकि उनको भी अपना काम करने के लिए अच्छा फाइनेंस वगैरह चाहिए। तो इसमें यही है 8 पॉइंट में कि सस्ते रेट पर आसानी से एग्रीकल्चर क्रेडिट उपलब्ध हो सके किसानों के लिए। तो जो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था सेक्शन बी में ही, उसमें हमने पढ़ा कि क्या रेमेडीज है जिससे हम एडवांसमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसमें मैंने आपको टोटल 8 रेमेडीज बताई, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7 पॉइंट आपके ये है, लास्ट जो आपका 8 पॉइंट है वो ये है।